तो अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई, यूनियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर आपको एलआईसी में काम पड़ता रहता है, तो इन सब से जुड़ी कुछ खबरें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ बड़े बदलाव हैं, एक एक करके इन पर बात करेंगे और फिर बात मुंबई में खुले एक दफ्तर की जिसका तगड़ा बज़ है। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. तो केंद्र सरकार ने तय किया है कि सरकारी बैंकों और बीमा संस्थानों जैसे भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम, आम बोलचाल की भाषा में एलआईसी, इसकी कुछ बड़ी बड़ी जो पोजीशंस हैं उस पर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के लोग भी बैठ सकेंगे। यानी अब तक जो पोजीशन सिर्फ सरकारी बैंकों के अफसरों के लिए थी, अब वहां कॉरपोरेट दुनिया के चेहरे भी दिख सकते हैं। इस फैसले के खिलाफ यूएफबीयू यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। अब ये यूएफबीयू क्या है? ये देश की 9 बैंकिंग यूनियन का एक ग्रुप है जिसमें मुख्य तौर पर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जैसे यूनियन इसमें शामिल हैं। इन यूनियंस के अंदर अफसरों से लेकर एम्प्लॉयज सभी लोग शामिल होते हैं। तो यूएफबीयू ने साफ कहा है कि हम सरकार के इस आदेश का सख्त विरोध करते हैं। कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ने जो नए आदेश जारी किए हैं वो बिना कानून में कोई बदलाव किए कर दिए गए हैं। यानी ना तो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 में कोई संशोधन हुआ, ना बैंकिंग कंपनियों का जो अधिग्रहण अधिनियम है 1970 और 1980 उसमें कोई बदलाव किए गए, और ना ही एलआईसी का जो अधिनियम है 1956 उसमें कोई बदलाव किया। फिर भी सरकार ने सीधा रास्ता खोल दिया है जिससे ये पूरा कदम प्राइवेटाइजेशन की ओर जो है वो झुकाव जैसा लगता है, ऐसा कह रहे हैं सभी यूनियन वाले। यूनियन ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने बिना संसद से सलाह किए और बिना किसी कानून में बदलाव के निजी सेक्टर के लोगों को बैंकिंग सिस्टम के सबसे ऊंचे पोजीशन तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। अब एपीएआर माने एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट के बजाय एचआर एजेंसियों को यह तय करने का हक दे दिया है कि कौन कितना योग्य है। बैंक यूनियन के लोगों को डर है कि इससे बैंकिंग सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही पर असर पड़ेगा। 8 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश के मुताबिक अब पहली बार एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन के लिए भी प्राइवेट सेक्टर के लोगों का रास्ता खोल दिया गया, यानी वो आ सकते हैं। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो यानी एफएसआईबी को अब ये अधिकार मिल गया है कि वो किसी एचआर एजेंसी को हायर करे जो कैंडिडेट के बिहेवियर और एबिलिटी का असेसमेंट करेगी और उसके आधार पर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होगी। यूनियन का कहना है कि जब अपनी पूरी जिंदगी सरकारी बैंकों में काम करने वाले अधिकारी ही अनफिट मान लिए जाएंगे और बाहर के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, तो इससे आला अफसरों का मनोबल तो टूटेगा ही और इंटरनल प्रमोशंस की तो गुंजाइश बचेगी ही नहीं। यूनियन की मांग है कि इस पूरे फैसले को फिलहाल के लिए रोका जाए और एक जॉइंट कमेटी बनाई जाए जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एफएसआईबी यानी फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो और बैंक यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हों ताकि इसका खुलकर रिव्यू किया जा सके। यूनियन ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो ये न सिर्फ बैंकों की आत्मा से छेड़छाड़ होगी बल्कि दशकों से बने भरोसे और लीडरशिप कल्चर पर भी चोट होगी। सरकार की तरफ से अभी फिलहाल इस पर कोई जवाब आया नहीं है, आएगा तो वो भी आपको बताएंगे। इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। भारत सरकार ने मुंबई के 2 सरकारी बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को मर्जर उनका करने की योजना बनाई है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये मर्जर हो गया तो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनेगा, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के बाद। एसबीआई अभी पहले नंबर पर है। सरकार का मकसद है कि आने वाले सालों में सरकारी बैंकों को और ताकतवर बनाया जाए और उनके ओवरलैपिंग यानी एक जैसे कामों को कम करके सिस्टम को ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाए।
फिलहाल देश का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसकी संपत्ति 30 जून तक 18.62 ट्रिलियन रुपए है। ये बैंक सभी बैंकों में चौथे नंबर पर आता है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और ICICI बैंक शामिल हैं। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की माने तो अगर यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ तो इस नए बैंक की जो टोटल संपत्ति है वो हो जाएगी करीब 25.67 ट्रिलियन रुपए। कितना होता है स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। तो जो ICICI और का जो है वो 26.42 ट्रिलियन रुपए के लगभग बराबरी मान लीजिए हो जाएगी। यानी सरकारी बैंकों का नया दिग्गज तैयार हो जाएगा अगर ये मर्जर होता है। इसी रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया कि वित्त मंत्रालय अब चेन्नई के इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक के मर्जर पर भी विचार कर रहा है। वहीं जिन बैंकों की संपत्ति बाकी जो बड़े बैंकों के मुकाबले कम है, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक्स हैं, इन्हें फ्यूचर में इनका प्राइवेटाइजेशन करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है, ऐसा प्लान है। हालांकि मनी कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह भी लिखा है कि वो पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं कर सके हैं। दरअसल 15 अक्टूबर को मनी कंट्रोल ने अपनी एक और एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट में दावा किया था कि सरकार एक बार फिर से मेगा मर्जर प्लान पर काम कर रही है, जिसके तहत छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाने की तैयारी है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंकों को भविष्य में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों के साथ मर्ज किया जा सकता है। वैसे साल 2017 से 2020 के बीच सरकार ने पहले भी ऐसा कदम उठाया था, जब 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाए गए थे और गवर्नमेंट बैंक 27 से घटकर रह गए थे 12। उस समय ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में मर्जर हुआ था, जबकि सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक के साथ मिलाया गया था। इसी तरह आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था। लेकिन इस मर्जर का एक और साइड एंगल भी है, जहां बैंकों के बड़े बड़े मर्जर एक तरफ ताकत बढ़ाते हैं, वहीं खतरे भी साथ लाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा बैंक फेल होता है तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। तो याद कीजिए 2008 जब अमेरिका का लेहमन ब्रदर्स जब डूबा था तो उसके साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई थी। इसे टू बिग टू फेल कहा गया। ऐसे बड़े बैंकों में मोनोपोली का खतरा भी होता है। जब कुछ ही बैंक रह जाते हैं तो वो पूरे बाजार पर कब्जा कर लेते हैं और कई नियम जो हैं एक तरफा चलने लगते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज की सुर्खी की ओर। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लाने की पूरी तैयारी में है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के चांदीवली इलाके में उन्होंने करीब 2.33 करोड़ रुपए यानी 2 करोड़ 33 लाख रुपए में ऑफिस लिया है और वहीं से शुरुआत हो रही है इसकी। मुंबई में 31 अक्टूबर तक डेमो चलेंगे। डेमो यानी 31 अक्टूबर खत्म हो गई वो तारीख जिसमें स्टारलिंक अपनी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस की झलक दिखाएगी। कहा जा रहा है कि ये सर्विस देश के सबसे दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचा सकती है। कंपनी ने मुंबई के अलावा नोएडा, चंडीगढ़, कोलकाता और लखनऊ समेत 9 जगहों पर गेटवे स्टेशन बनाने की प्लानिंग की है। अगर सब मंजूरियां मिल गई तो स्टारलिंक की सर्विस जनवरी या फरवरी अगले साल 2026 तक शुरू हो सकती है। शुरुआत में इसके सेटअप का खर्चा करीब 30,000 रुपये या इससे ज़्यादा भी हो सकता है और सब्सक्रिप्शन 3,300 रुपये पर मंथ से शुरू हो सकता है। शुरुआती प्लान में 25 Mbps और हाई एंड प्लान में 225 Mbps तक की स्पीड मिलने की उम्मीद है। फिलहाल आज का खर्चा पानी यहीं तक। इसे लिखा था हमारे साथी सौरभ पाल ने। देखते रहिए लल्लन टॉप। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।